भी आगे ये मानो कि 2047 तक हमारा देश, हमारा प्रदेश ये अपनी योजना बना करके आगे चले। उसी संदर्भ में आप लोगों को ध्यान कराना चाहूँगा कि जब हरियाणा बना, एक भेदभाव के कारण से ये जो हमारा हरियाणा का क्षेत्र है, ज्वाइंट पंजाब में बहुत भेदभाव होता था। उस समय के कर्णधारों ने अलग प्रदेश की जो मुहिम चलाई, 1 नवंबर 1966 को प्रदेश हरियाणा अपना बना। ये कहा जाता था कि हरियाणा बनने के बाद अपने यानी कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं दे पाएगी, लेकिन हम कितना उसमें आगे बढ़ गए हैं। आपको पता है कि आज हरियाणा बहुत चीज़ों में दुनिया यानी हरियाणा देश के विभिन्न प्रांतों की अगर तुलना करें तो हरियाणा प्रथम स्थान पर पहुंचा है। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है, हमारी पर कैपिटा इनकम जो बड़े राज्यों में हम प्रथम स्थान पर हैं, आज 2,49,000 रुपया ये हमारी पर कैपिटा इनकम आज देश में है, जो और किसी बड़े राज्य की नहीं है। छोटे राज्य गोवा है, दिल्ली है, इनको हम छोड़ सकते हैं क्योंकि वो सिटी स्टेट्स हैं। इसलिए ये उल्लेखनीय बहुत चीज़ें हमारी हुई हैं। हमने 7 साल में जो 2014 का गुड गवर्नेंस डे हमने मनाया था, उस दिन ही हमने शुरुआत कर दी थी कि एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, इस प्रकार के सारे सिस्टम को हमने शुरू किया था। सीएम विंडो हमने इस दिन शुरू की। उस दिन हमने एक प्रकार से ई गवर्नेंस की शुरुआत की थी, और शुरुआत करने के बाद चाहे वो हमारी ट्रांसपेरेंट पॉलिसी, ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी हो, चाहे मेरिट के ऊपर नौकरियां हो, और चाहे ई ऑफिस की हमने अब शुरुआत की है। बहुत से ई ऑफिस के माध्यम से चीज़ें पहुंच गई हैं। रूट लेवल तक सर्विसेज कैसे पहुंचे, चाहे वो अंत्योदय केंद्र हैं, सरल केंद्र हैं, अटल सेवा केंद्र हैं, उनके माध्यम से ऊपर से नीचे तक कितने ही रिफॉर्म्स हमने किए हैं। अगर वो रिफॉर्म सारे गिनाने लगेंगे तो बड़ा लंबा समय लगेगा। आपके सामने कई बार हमने वो विषय बताए हैं। फिर भी हमने, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान हो, हमारी पावर, क्योंकि बहुत समय पर सभी मुख्यमंत्रियों ने हमेशा कहा कि हमारे गांव में 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन कभी किसी काल में ये सफलता मिली नहीं। इन 7 सालों में मैं कह सकता हूँ, 2016 में कुरुक्षेत्र में एक गांव से हमने शुरू किया था, और आज बड़ी खुशी है इन 7 सालों में आज हमारे पावर मिनिस्टर चौधरी रणजीत सिंह जी भी उसमें पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। 2 दिन पहले भी 100 नए गांव में ये 24 घंटे बिजली की हमने एक नई शुरुआत की, और आज 5,485 गांव, लगभग 5500 गांव 24 घंटे बिजली जा रही है, जो कुल गांव का 77% बनता है। लगभग 1000 गांव के आसपास बचे हैं। बहुत जल्दी मुझे लगता है कि उनको भी हम कवर कर लेंगे। और इसमें 10 जिले तो ऐसे हैं जहाँ एक भी गांव ऐसा नहीं है कि जहाँ 24 घंटे बिजली न जाती हो। बाकी 10 जिलों में कहीं 100, कहीं 50, कहीं 20, कहीं 200, इतने गांव जो बचे हैं उसको बहुत जल्दी पूरा करेंगे। हमने महिलाओं के विकास पर, महिला थाने, महिलाओं के अपराध के विरुद्ध जो स्टेप्स लिए हैं, और इसी प्रकार से जो महिलाओं की संख्या कांस्टेबलरी में, इसको ज़्यादा किया है। पढ़े लिखे युवकों को जो बेरोजगार हैं उनके लिए सक्षम योजना ये हमने शुरू की है। जहाँ तक अगर आंकड़े में कुछ आपके ध्यान कराऊं तो इन 7 सालों में कितना हम आगे बढ़े हैं। जैसे राज्य का जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, ये 3,53,000 करोड़ रुपए था। आज 7 साल के बाद ये 7,64,000 करोड़ रुपया है। यानी जो वृद्धि दर है ये 6.24 थी 2014 में, और 21 में 7.78 ये वृद्धि दर है जीडीपी में। अर्थात हम जीडीपी में भले ये 2 वर्ष, 1.5 वर्ष हमारा कोविड का भी निकला हो, तो भी हम इसको 8% की अपेक्षा हमारी है कि इस वर्ष का जो वृद्धि दर है ये एट द एंड ऑफ द ईयर हम 8% तक पहुंचेंगे, ऐसा हमको लगता है। प्रति व्यक्ति आय मैंने आपको बताई है। खाद्यान्न का उत्पाद यानी जो 2014 में 1,69 लाख टन था कुल खाद्यान्न, वर्ष भर का 169 लाख था, आज वो 195 लाख अर्थात 26 लाख मीट्रिक टन इन 7 सालों में प्रति वर्ष के हिसाब से ये खाद्यान्न हमारा बढ़ा है। ऐसा ही नहरों के द्वारा सिंचित क्षेत्र
जो 7 साल पहले 58,80,000 एकड़ था, अभी वो 60,42,000 अर्थात 1,62,000 एकड़, ये हमारा सिंचाई का क्षेत्र भी बढ़ा है। और मैं समझता हूँ कि जैसे हमने माइक्रो इरिगेशन का अभियान इस वर्ष शुरू किया है, जल प्रबंधन के हमारे 2 वर्ष का जो उल्लेख किया था, उसमें जल प्रबंधन अच्छे प्रकार से हम कर रहे हैं। माइक्रो इरिगेशन होने के बाद हमने कहा कि हर खेत को पानी मिलेगा, चाहे वो नहरी पानी मिले माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से, चाहे वो ट्यूबवेल का पानी हो। ट्यूबवेल के पानी को हमने थोड़ा कंट्रोल इसलिए किया है कि डार्क जोन एरिया बढ़ता चला जा रहा है, तो इसलिए प्राथमिकता हमारी नहर के पानी को या पानी स्टोरेज करके, जो बरसात का पानी है उसको स्टोरेज करके और माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से, कोई खेत ऐसा बचना नहीं चाहिए जो सिंचाई रहित हो। पूरे जमीन पर यानी 80 लाख एकड़ हमारी जमीन है, पूरे का पूरा ये सिंचित क्षेत्र के अंदर आए। जहाँ तक उद्योग की बात है, जो बड़े मध्यम स्तर के और छोटे उद्योग सब अगर मिला लें हम, तो 1660, छोटे नहीं है बड़े और मध्यम, ये 1660 उद्योग थे 2014-15 में। और हमने इन्वेस्टमेंट समिट किया, विदेशी इन्वेस्टमेंट भी बहुत आई। आज उनकी संख्या 3,542 है, मोर देन डबल। ये नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज जो हैं बड़े और मध्यम स्तर के, इसकी एक तुलनात्मक एक जानकारी आपको दी है। जहाँ तक एजुकेशन है, हायर एजुकेशन महाविद्यालय 14 में 105 थे, आज 172 हैं, अर्थात 67 नए कॉलेज हमने खोले हैं, जिसमें अधिकांश महिला कॉलेज हैं। कहीं बीएड कोएड भी खुले हैं, कहीं महिला कॉलेज भी हैं। इस प्रकार के 67 नए कॉलेज इन 5-7 सालों में खुले हैं। विश्वविद्यालयों की संख्या भी पहले 43 थी, सरकारी प्राइवेट मिला करके, आज ये 56 है, अर्थात 13 नई यूनिवर्सिटीज ये इन 7 सालों में और नई बनी हैं। मेडिकल कॉलेजेस 7 थे, अब 13 हैं। उन 7 मेडिकल कॉलेज में 2014 का जो MBBS का एडमिशन था वो मात्र 700 था, अब बढ़कर के 1685 हो गया है। और आने वाले वर्षों में हमने जो कहा हुआ कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा, तो उसके अंतर्गत जितने नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, हमारा टारगेट 2500 यानी MBBS के छात्र, ये एडमिशन हमारा टारगेट है, जिसमें से मानते हैं कि हर वर्ष प्रदेश में 2000 नए डॉक्टर्स हम अपने बेड़े में यहाँ जोड़ सकें। स्वाभाविक है, कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो पढ़ाई लिखाई करके कोई विदेश भी चला जाता है, कोई दूसरे प्रांतों में चला जाता है, कोई बड़े शहरों में चला जाता है। अगर 2500 में से हम 2000 अपने यहाँ रिटेन कर सकें, तो मुझे लगता है कि हमारा जो आवश्यकता, जो मापदंडों के अनुसार जितनी डॉक्टर्स की आवश्यकता है हरियाणा की, उसको हम बहुत जल्दी आने वाले कुछ वर्षों में पूरा कर पाएंगे। मित्रों, हमने लोकतंत्र को बड़ा मजबूत किया इन 7 सालों के अंदर। जैसे पंचायती राज, इसको अधिक शक्तियां प्रदान की जाए, तो इसके अंदर इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हमने बनाई और एक तालमेल, एक समन्वय बैठा रहे, और उसमें पंचायतों को, पढ़ी लिखी पंचायतों को बनाने का एक सेट जो हमने अभियान शुरू किया था, हमको सफलता मिली। बहुत उसमें संघर्ष करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक जा करके हमने इस विषय को ले जाकर और अपने यहाँ लागू कराया। और सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत अच्छा भी निर्णय दिया था कि नॉट ओनली इन हरियाणा बट इन अदर स्टेट्स ऑल्सो शुड फॉलो दिस कंसेप्ट। इसी प्रकार महिलाओं को प्रतिनिधित्व के नाते से इस बार हमने 50% महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया है। पहले 33% का आरक्षण था, लेकिन चुनाव में 42-43% तक महिलाएं पहुंची हैं, लेकिन अब उसको 42 से भी 50% का सुनिश्चित प्रतिनिधित्व। ये मैं बार बार कहता हूं कि आरक्षण नहीं है 50% पार्टिसिपेशन या रिप्रेजेंटेशन, इस प्रकार से और हमने इसका एक प्रावधान किया है। हालांकि ये भी विषय कोर्ट में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि नई कंसेप्ट कहाँ से आ गई है। अदरवाइज तो हमेशा रिजर्वेशन करते हैं, हमने इसको पार्टिसिपेशन कहा है। इसको पर चर्चा चलेगी तो मुझे लगता है जैसे हम पहले जीते हैं, इस पर भी निश्चित रूप से हम जीत करके निकले हैं। आइदर वे कहीं भी उसका कोई कठिनाई ना आए, वरना ये हो कि एक प्रदेश ने 50% रिजर्वेशन किया था, वहाँ महिलाओं की संख्या 63% हो गई, तो पुरुषों में चर्चा शुरू हो गई कि पुरुष जो है 37 रह गए, तो इसलिए पुरुषों की 50% करो। तो उस समस्या का हल करने के लिए, क्योंकि 50-50 का एक प्रावधान समाज के अंदर है ही है, इसलिए हमने उसको उस ढंग से किया है और मुझे लगता है कि सुप्रीम हाईकोर्ट इसको हमारी बात को मानेगा। एक विषय जो बाकी प्रदेशों में कहीं अभी नहीं, हमने राइट टू रिकॉल
ये किया है। अर्थात 75% वोटर्स या उनके प्रतिनिधि अगर किसी प्रतिनिधि को वापस बुलाना चाहें तो इसका एक प्रावधान किया है। इस प्रकार की कोई स्थिति अभी तक उत्पन्न हुई नहीं है, फिर भी हमने ये प्रावधान किया है। अगर कहीं कोई एक आध जगह ऐसा होता कि बहुत ही मान लो कोई प्रतिनिधि अपेक्षाओं पर पूरा नहीं उतरता या अपेक्षाओं के विपरीत जाने लग जाता है, तो पब्लिक को अधिकार दिया है, इसका कोई उपयोग करे तो कर सकते हैं। जहाँ तक कृषि का विषय है, कृषि में भी हमने अभूतपूर्व काम किए हैं। अब ये अलग बात है कि किसी विषय को लेकर के आज के कुछ नेता एक आंदोलन की राह पकड़े हुए हैं जिसका हरियाणा के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है, वो केंद्र सरकार के विषय हैं। लेकिन विषय ठीक है, केंद्र सरकार ने जो लागू किए हैं उसमें हमारी सहमति है कि तीनों कानून किसान के हित में है, कृषि के बढ़ोतरी के लिए हैं। तो भी हमने यहाँ जो किया है, एक नया प्रयोग किया कि हर एक खेत की रजिस्ट्रेशन हो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से, ताकि किसानों को कोई कठिनाई ना हो, ना प्रोक्योरमेंट में हो और न ही उनको जो कल को खराबा होता है कंपनसेशन मिलता है उसके अंदर कोई झगड़ा पड़े, ना बैंक के साथ हो ना कंपनी के साथ हो। एक सुविधाजनक तरीके से इन्फॉर्मेशन है, जस्ट इन्फॉर्मेशन के अलावा वो कुछ नहीं है। और इसका बहुत बड़ा लाभ होता भी है। पिछले लगातार 3-4 वर्षों से जब से हमने चलाया है तब से किसानों को बहुत लाभ हुआ है और बड़ी स्मूथनेस आई है। इस बार हम देखते हैं प्रोक्योरमेंट में इतनी स्मूथनेस है कि पहले के वर्षों में कभी देखी नहीं गई। जो पहले के अनुभव आए थे, कुछ कठिनाइयाँ आई थी, उनको सबको हमने सॉल्व किया है। चाहे वो वहाँ पर उठान का विषय हो, चाहे बोली लगने का विषय हो, चाहे जो मॉइस्चर के कारण से कुछ दिक्कतें तकलीफें आती थी, कुछ मिलों के कारण से भी तकलीफें थी, ट्रांसपोर्टेशन की, ऐसी सब चीज़ों को सबसे पार्टिसिपेशन करके उनसे बातचीत करने के बाद रास्ते निकाले और बहुत स्मूथ इस बार हमारी प्रोक्योरमेंट धान की जो है चल रही है। और जहाँ तक बाजरे का विषय है, बाजरे के विषय में इस बार चूँकि बरसात के कारण से खराब बड़ी मात्रा में बाजरा हुआ है, तो जो ऐसे किसान थे जिनके बाजरे की खराबी बहुत हो गई थी, उनको लगता था कि भाई हमारा नुकसान ज़्यादा होगा कि वो सरकार खरीदेगी नहीं। पैरामीटर स्पेसिफिकेशन होते हैं, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से प्रोक्योरमेंट की जाती है। वो बाजरा स्पेसिफिकेशन पर खरा नहीं उतर रहा था। हम अगर खरीदते तो जो ठीक बाजरा था, जो आज 1600 साढ़े 1600 में बिक रहा है, हम तो 2250 रुपये वही लेने वाले थे। बाकी तो कठिनाई थी हमारे लिए भी। उनका तो जो हमने 600 रुपया भावांतर भरपाई योजना लागू की है, तो 16 साढ़े 1600 को तो 2250 मिल गए। लेकिन जिनका खराब था उनको वही 1200 मिलते, 1300 मिलते, 1100 मिलते, इससे आगे कुछ मिलने वाला नहीं था। हमने उनको भी 600 रुपया दिया है, तो उनको भी लगता है कि एक बहुत बड़ा लाभ उनको हो गया है कि हमारा बाजरा भी चाहे खराब हुआ तो भी उनको 1800-1900 रुपया उसका मिल गया, खराब बाजरे का भी। तो इस प्रकार से एक बहुत संतोष बाजरे के जो ग्रोवर्स हैं उनके अंदर है। मैंने पानी का प्रबंधन, इस पर भी बहुत चिंता की 7 वर्षों में लगातार। पहला तो SYL, इसको सुप्रीम कोर्ट में निर्णय करवाना, बहुत इस पर हमने हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, लीगल डिपार्टमेंट है, उन्होंने प्रयत्न किया। हमने भी जो विषय निकाले जा सकते थे उनको सुझाए जा सकते थे, हमारे डिपार्टमेंट ने, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने सब सुझाए। आखिर कोर्ट ने माना कि पानी पर हरियाणा का अधिकार है, ये पानी हरियाणा को मिलना ही चाहिए, वरना 12 साल से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के नाम से ये एक ठंडे बस्ते में ये विषय पड़ा हुआ था। आज केवल SYL को बनने के लिए एक अवार्ड सुनाना है सुप्रीम कोर्ट ने, कभी भी वो सुना सकते हैं। तो ये अवार्ड सुनाए जाने के बाद तुरंत SYL का पानी हमको मिलेगा। लेकिन चूंकि ये विषय लिटिगेशन कोर्ट में सबजुडिस केस है, तो सबजुडिस केस के कारण से मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि इसको पॉलिटिकल इशू न बनाए कोई भी, ना कोई हरियाणा में बनाए ना कोई पंजाब में बनाए। अगर अधिकार हमारा है तो नहर बननी है, कौन एजेंसी बनाएगी, इतना मात्र काम है। और सुप्रीम कोर्ट पर हमारा भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट उसको निश्चित रूप से उसको करेगा। ऑनलाइन सिस्टम जैसे मैंने बताया, ये सारे हमने किए हैं। आज एक ऑनलाइन का एक नया विषय में बाद में उसको लॉन्च भी करना, वो भी बताऊंगा। राइट टू सर्विस, इसके अंदर एक नया प्रयोग किया है, ऑटो अपील सिस्टम। अब राइट टू सर्विस एक्ट तो बहुत वर्षों से बना हुआ है, लागू करने में कोई इसकी चिंता नहीं करता था। लेकिन हमारे जो कमीशन इस समय है, राइट टू सर्विस कमीशन, उन्होंने एक प्रयोग शुरू किया कि अगर कहीं फेल्योर है कोई कर्मचारी अधिकारी, तो जो समय निश्चित है उसके बाद वहाँ कोई किसी को अपील करने की जरूरत नहीं है। ऑटो अपील होकर के जो ऊपर का जो श्रेष्ठ अधिकारी है उसके पास अपील हो जाएगी, और उसको भी 30 दिन में इस विषय को निपटाना है। 30 दिन में अगर वहाँ नहीं निपटेगा तो उनसे ऊपर जो 3rd लेवल है वहाँ वो अपील हो जाएगी, और फिर नीचे के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
और अच्छी बात यह है कि 1000 से ऊपर ऐसी ऑटो पेल हो चुकी हैं जिसमें डिपार्टमेंट्स में थोड़ा सा जिसको कहना चाहिए एक गंभीरता बनी है कि टाइम से इन चीज़ों को सॉल्व करो। और लगभग 500 से ऊपर सेवाएं इसके अंदर सब उसके ऊपर काम चल रहा है। अभी तो 4 ही डिपार्टमेंट हैं जिनके ऊपर लागू किया गया है, लेकिन धीरे धीरे सभी डिपार्टमेंट से लागू हो जाएगा और 500 से ऊपर ऐसी सेवाएं हैं जो टाइम बाउंड होंगी। टाइम से सरकारी अधिकारी कर्मचारी को उसको काम को करना ही होगा। टाइम से नहीं कर सकते तो पहले से उनको बताना होगा कि ये इसमें कठिनाई है, जिसके कारण से निश्चित टाइम पर चीज नहीं करना संभव नहीं है। एक्स्ट्रा टाइम की डिमांड अधिकारी कर्मचारी कर सकता है। तो इस प्रकार से एक क्रांतिकारी एक कदम मैं कह सकता हूँ इसको आज के नाम से जो हुआ है। जहाँ तक नौकरियों का विषय है, हमने मिशन मेरिट को तो लागू रखना ही है, फिर भी इसमें और कैसे सरलीकरण कैसे हो व्यवस्थाओं का और योग्यता को कैसे हम सुनिश्चित कर सके योग्य व्यक्ति। बहुत सी शिकायतें नकल की, पेपर लीक की, पेपर आउट की, ये पिछले दिनों में हम लोगों ने सुनी है। पहली बात तो है कि ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ और पहले नहीं होता था, पहले भी होता था, लेकिन इन चीज़ों को कोई उजागर करने नहीं देता था, कोई करता भी नहीं था। हमने तो आगे बढ़ करके स्वयं इसके ऊपर संज्ञान लिया है कि अगर कहीं भी पेपर कोई आउट हुआ, लीक हुआ, तो हमने 2-2 पेपर कैंसिल भी किए हैं, रद्द किए हैं, पोस्टपोन किए हैं, दोबारा फिर लिए हैं। भले करोड़ों रुपया उसके ऊपर हमारा खर्च भी होता है, लेकिन कहीं भी इस विषय को और बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पेपर लीक और पेपर आउट के विषय में जब ध्यान में किया गया तो ये कई स्टेट्स के अंदर ये चीज़ें फैली हुई हैं। बहुत बड़ा एक ग्रुप है ये, और इस ग्रुप को पकड़ने में अब हमारी पुलिस ने बहुत काम किया है। पीछे जो एक पेपर आउट हुआ था, उस पेपर आउट होने में जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और कितने प्रदेशों के, यानी हिमाचल में भी कुछ लिंक मिले। ऐसा एक सुनिश्चित एक गिरोह बना हुआ है। इस गिरोह में 48 लोग हम पकड़ चुके हैं और पिछले दिनों के अंदर लगभग 40 लोग और पकड़े गए जो नकली जो रिक्रूटमेंट कराने के लिए और नकली अपॉइंटमेंट लेटर देते थे। अभी विधानसभा में एक केस सामने आया और उसको भी बहुत गंभीरता से लिया गया है और बहुत यानी एक लुटाई जो एप्लीकेंट्स की होती है उसको निश्चित रूप से हम बंद कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को उजागर करेंगे। हमें कभी भी शुरू हुआ हो, आज से 5 साल, 10 साल, 20 साल कभी शुरू हुआ हो, लेकिन अब खत्म करने का काम हमारे जिम्मे है। इसको खत्म करेंगे, जड़ से इसको निपटाएंगे। हमने एकल यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एकल पंजीकरण जो ग्रुप डी और ग्रुप सी इनका शुरू किया है, ताकि एक बार रजिस्ट्रेशन करा दें, बार बार उसको फीस ना देनी पड़े और उसके एग्जाम लेने के बाद 3 साल तक वो मेरिट मेंटेन रहेगी। अपनी मेरिट को कोई इम्प्रूव करना चाहता तो कर सकता है और 3 साल के बाद फिर से पेपर दे के अपनी नई मेरिट में भी वो आ सकता है। तो उसी मेरिट के ऊपर लगातार 3 साल तक उसकी अगर मेरिट के हिसाब से बारी आती है तो उसको नियुक्ति मिलेगी। ग्रुप डी का तो एक ही प्रश्न पेपर होगा, ग्रुप सी का एक जनरल होगा और एक उसकी क्वालिफिकेशन जो आवश्यकता है, जिस तरह की पोस्ट है, कैटेगरी ऑफ पोस्ट के हिसाब से उसका अलग से जो एग्ज़ाम होगा वो एक लिया जाएगा। और कोई इंटरव्यू न सी में न डी में, किसी में कोई इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि इंटरव्यू में ही बहुत सी चीज़ों की शिकायतें मिलती रही हैं। अब कोई इंटरव्यू उसमें नहीं होगा। इस प्रकार हमने किया है। और उसका जो परीक्षा है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको कहा CET, वो साल में एक बार जो उसकी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से हुआ करेगा। जहाँ तक सुरक्षा की बात है, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक प्रावधान किया डायल 112 और ये भी एक बहुत अच्छा प्रयोग। 650 एम्बुलेंसेस हमने दी हैं फील्ड में। किसी को कोई तकलीफ होती है तो उसको जैसे ही मैसेज आता है 15 मिनट के अंदर अंदर हरियाणा के किसी भी कोने में कहीं कोई घटना हुई है, हर थाने में एक निश्चित संख्या गाड़ियों की दे दी गई है। वहाँ फर्स्ट एड और वहाँ आवश्यक जितनी भी सामान के साथ गाड़ी पहुँचती है, उस व्यक्ति को चाहे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, चाहे कोई एक्सीडेंटल केस है, कोई सहायता की बात है, उसको तुरंत मिलता है। बहुत अच्छा ये एक प्रयोग हमारे यहाँ चल रहा है। पर्यटन के भी कई काम किए, आप लोगों को पता है। जैसे हमने विशेष तौर पर मोरनी, पंचकुला इस पर ध्यान किया। अभी ढोसी पहाड़ पर पर्यटन का केंद्र कैसे शुरू हुआ हो वो अब उन्हें किया है। राखी गढ़ी है और इस प्रकार के कितने ही स्थान हैं। कुरुक्षेत्र
अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का कार्यक्रम है, तो चाहे धार्मिक टूरिज्म हो, चाहे मनोरंजन के नाते हो, ऐसे स्थानों पर हम फोकस करके और टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए बहुत से कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। इसमें होम स्टे पॉलिसी हमने बनाई है। वैसे तो हमारे यहाँ होटल्स की और गेस्ट हाउसेस की कोई कमी नहीं है, फिर भी होम स्टे में एक तो आने वाले टूरिस्ट को हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र का उनके किस प्रकार की संस्कृति है, कैसे वहाँ के रहन सहन है, वो सबका आभास होता है और बहुत लोगों को इसका रोजगार भी मिलेगा। तो होम स्टे पॉलिसी ये भी हमने बनाई है। पर्यावरण के नाते से हमने बहुत काम किया। ऑक्सीजन की कमी के कारण से, कोविड के कारण से जो हमको सीख मिली, उसमें ये ध्यान में आया कि ऑक्सीजन को किस प्रकार से वायुमंडल में ज़्यादा बनाया जाए। हमारा पर्यावरण विभाग, हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पेड़ लगाने की मुहिम, चाहे वो पौधागिरी, स्कूली बच्चे, चाहे बड़े लोग, करोड़ों पौधे हमने लगाए हैं। लेकिन अब ध्यान ये है कि पौधे लगाने के बाद उसकी रक्षा सुरक्षा ये कैसे हो, इसके लिए नए आयाम खड़े कर रहे हैं। जीपीएस सिस्टम के माध्यम से जो पौधा एक बार लगाया गया, 3 वर्ष तक उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसके लिए भी इंसेंटिव्स कई हम दे रहे हैं। जो बहुत बड़ी आयु के पेड़ हैं, 75 साल से ऊपर के पेड़, खास करके जैसे पीपल है, बड़ है, पिलखण है, ऐसे जो पेड़ हैं, इनकी सेवा करने के नाते से जो संस्था, जो परिवार, जो गांव, जो पंचायत उस पेड़ की सुरक्षा करता है, उसके लिए प्राणवायु देवता पेंशन शुरू की, 25 रुपया साल की। अब ये ऐसा एक यानी एक प्रयोग है जो कहीं और हुआ नहीं है, और लोग इसका एक अध्ययन कर रहे हैं कि हाँ, इनको आपने किया है तो ये पेड़ कितने साल तक, और उन पेड़ों की आयु भी लोग अंदाजे लगाने लग गए, गिनने लग गए हैं कि ये पेड़ कब लगा होगा, कब तक ये चलेगा। और पेड़ ऐसे ऐसे बड़े बड़े तने वाले, यानी अभूतपूर्व उनका एक जो छाया है या उनका जो तना है, उस तने के अंदर कई तो गुफाएं बन जाती हैं। यहाँ तो नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर में मैंने एक पेड़ देखा, गिरनार, क्या गिरनार होता है, हाँ, बहुत मोटा पेड़, और उसके अंदर एक मंदिर, साइड में मंदिर है, लेकिन अंदर एक गुफा में उन्होंने अग्नि कुंड बनाया हुआ है, अग्नि यानी हवन कुंड, और उसके अंदर बैठ के 20 लोग, 15 लोग, 18 लोग हवन करते हैं। इतना बड़ा तना है उसका। तो इस प्रकार के जो बड़े पेड़ हैं, ऐसे पेड़ों की सुरक्षा कैसे की जाए। 5 एकड़ से लेकर 100 एकड़ तक सभी शहरों में, और जहाँ कहीं पंचायती जमीन है, पंचायती जमीनों पर ऑक्सीवन ये बनाए जाएं। इस वर्ष इस पर भी एक अभियान चला है, ताकि ऑक्सीजन की खेती कैसे हम कर सकें कि किसान अपने पेड़ लगा करके ऑक्सीजन की खेती करने की हमने एक प्रावधान किया कि उसको 3 वर्ष तक लगातार उसको पैसा दिया जाएगा, 10,000 रुपये प्रति एकड़। बाद में उसकी आय, इनकम उन पेड़ों में से हो सकेगी। ये हमने किया। कचरे से कंचन, ये भी सब जगह कचरा प्रबंधन, सफाई, स्वच्छता अभियान, क्योंकि केंद्र की ओर से एक आह्वान था सारे देश में स्वच्छ भारत की जो कल्पना की गई, उस अभियान को भी हमने चलाया है। पानी के नाते से आप अभी एक नया आपको वीडियो दिखाई जाएगी, नल से जल, ये जो कार्यक्रम है ये भी एक बहुत भरपूर हमने किया है। परिवार पहचान पत्र की बात आपके सामने आई है। हम गरीब परिवार, अंत्योदय भावना को लेकर के जो ऐसे 1 लाख रुपए की वार्षिक आय, इससे नीचे जिनका यानी जीवन यापन करने में कठिनाई आती है उनको, तो उनके लिए आय का साधन कैसे बढ़े, क्या काम वो कर सकते हैं, कैसे उनको सहायता दी जा सकती है, इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और ये भी 1,80,000 से पार उसको करना, हमने बीपीएल की लिमिट 1,80,000 की है, ये 1,20,000 थी, और बाकी जगह तो शायद 1,80,000 कहीं नहीं है। लेकिन हमने अपने यहाँ, क्योंकि यहाँ वैसा वातावरण भी नहीं है, जो गरीबी ऐसे प्रांतों में, उड़ीसा जैसा प्रांत है या बंगाल जैसे प्रांत हैं, ऐसी जो गरीबी वहाँ दिखाई देती है बिहार जैसे प्रांतों में, हमारे वैसी गरीबी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ 1 लाख से नीचे बहुत कम लोग हैं, 1,80,000 तक। पहले 1,20,000 रुपये इसकी लिमिट थी, अब हमने बढ़ा के उसको 1,80,000 किया बीपीएल को, उनको उसका लाभ दिया जा सके। खेलों के अंदर हम देखते हैं, खेलों के परिसर जितने हैं उनको बढ़ा रहे हैं, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, वर्कफोर्स बढ़ा रहे हैं। और खेल में तो जिस प्रकार के परिणाम हमारे मेडल्स लेकर के आते हैं, ओलंपिक, पैरालंपिक, पिछले हमने देखा, दूसरे प्रांत भी अध्ययन करने के लिए आते हैं कि आपकी खेल पॉलिसी कैसी है, क्या है। यानी गुजरात जैसे प्रांत ने 15 दिन के लिए हमारे यहाँ टीम भेजी कि आप वहाँ अध्ययन करके आइए कि हम भी इसमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो खेल में भी हमारा
नर्सरी से लेकर के और बड़े जो मेडल जितने भी लेने वाले खिलाड़ी हैं, जिस भी एज वर्ग तक वो खेलते हैं, उनको पूरी सुविधाएं दी जाती हैं, उनको राशि दी जाती है। कैच दम यंग इस पॉलिसी पर नर्सरी जो खेलों की है उस